लौट आएंगी खुशियां सभी की, अभी कुछ गमों का शोर है, जरा संभल कर रहे दोस्तों, ये इम्तिहान का दौर है। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका पसंदीदा प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। आज दिन है 21 जुलाई यानी कि मंगलवार, और मैं आपको मुंबई से ये प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में मैं आपको सुनाऊंगा कुछ कविताएं, कुछ कहानी, कुछ सच्चे किस्से और कुछ ऐसी बातें जो कोरोना वायरस के बारे में 50 साल पहले कह दी गई थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा, और मेरे प्रोग्राम की मैं शुरुआत करता हूं आज के एक अपडेट से। और अपडेट कुछ इस प्रकार है कि करीब 11,20,500 लोग इफेक्टिव हो चुके हैं कोरोना वायरस से, और उसमें जो एक्टिव केसेस हैं वो करीब आप कह सकते हैं कि 32% हैं, और जो 24 घंटे में जो केसेस आए हैं वो 40,000 नए केसेस आए हैं, जो कि एक बहुत ही गंभीरता का विषय है, और ये हमें सोचना चाहिए क्योंकि रोज नंबर बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा कुल मरने वालों की संख्या है 27,514, और जो पिछले 24 घंटे में डेथ हुई है वो 750 है, जो कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। दोस्तों, उसके अलावा MIM में जो मैंने आपको कल भी बताया था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनके चीफ ने कहा है कि हमारे देश में कोरोना वायरस एक कम्युनिटी स्प्रेड का रूप ले चुका है। उनका कहना है कि ये गांव तक पहुंच चुका है। चिंता का विषय है, वो खुश नहीं है इस बात से, तो शायद हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आसाम से भी कोई अच्छी खबर नहीं है। आसाम में काजीरंगा नाम की एक जगह है जहां पे फ्लड ने बैडली इफेक्ट किया है। 85% काजीरंगा, जो कि जाना जाता है डायनासोर्स के बारे में, इफेक्टेड है, और करीब 110 जानवर, जिसमें कि ज़्यादातर डायनासोर्स हैं, उनकी मौत हो चुकी है। और फ्लड में इफेक्टेड जो भी बाकी जानवर और जो लोग हैं उनको बचाने का कार्यक्रम चल रहा है। दोस्तों, आसाम के लिए बुरी खबर ये भी है कि एक तरफ वहाँ पर फ्लड लाइक सिचुएशन है, उसमें करीब 40 लाख लोग अफेक्ट हो चुके हैं, और दूसरी तरफ वहाँ पे कोरोना वायरस भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इन दोनों सिचुएशन से जूझने के लिए आसाम सरकार को भारत सरकार की मदद की जरूरत भी पड़ेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये उन प्रॉब्लम से बहुत ही जल्दी निकलकर वापस बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, ईरान के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है हसन रूहानी, उन्होंने कहा है कि उनके देश में करीब 2.5 करोड़ लोग ऑलरेडी कोरोना वायरस से इफेक्टेड हो चुके हैं, और 3.5 करोड़ लोग और इफेक्ट होने वाले हैं। दोस्तों, गौर कीजिएगा, उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, और ये उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि टोटल 6 करोड़ लोग उनके देश में इफेक्ट होने वाले हैं। सो उन्होंने ये भी कहा है कि ये हर्ड कम्युनिटी ट्रांसमिशन हम डिक्लेयर कर रहे हैं, और ये हमारे पूरे देश में लगभग सभी लोगों को होने वाला है। तो दोस्तों, कहीं ये सिचुएशन भारत में ना हो जाए, हमें इसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा दोस्तों, जो कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है, बैडली इफेक्ट हुआ है इंडस्ट्रीज के ऊपर भी, और उसमें एक इंडस्ट्री है एविएशन। भारत की एक फेमस एयरलाइन है जिसका नाम इंडिगो एयरलाइन है। इंडिगो एयरलाइन ने फैसला किया है कि अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ में 10% स्टाफ को वो वापस घर भेज देंगे, यानी कि 3,000 के करीब लोगों को उन्होंने फैसला किया है कि उन्हें घर भेज देंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है एविएशन के लिए, टूरिज्म के लिए, और कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो कि बैडली इफेक्ट हो रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जब जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, विश्वास सभी चीजों का संभव बनाता है। विश्वास सभी चीजों को संभव बनाता है। प्यार सभी चीजों को आसान बनाता है। खुदा से मोहब्बत करो, वो आजमाइशें तो लेता है, मगर कभी आजमाइशों में तन्हा नहीं छोड़ता है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई चा मानुस। और मुझे उम्मीद है कि यह प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा, और आपकी राय मैं हमेशा इंतजार करूंगा। मेरा मोबाइल नंबर जो मैंने आपको बताया था 9833880402। दोस्तों, अब मैं आपको एक सत्य बताने वाला हूं, और ये मैंने जो आपको पहले भी बताया था कि ये कहानी करीब आज से कहानी नहीं है बल्कि एक सच्चाई है जो आज से 50 साल पहले कह दी गई थी। तो दोस्तों, ये है ओशो जी के बारे में, और मैं आपको बताता हूँ अभी बहुत जल्द इस एक सच को जिसे हम कोरिलेट कर सकते हैं कोरोना वायरस से। ये कहानी बहुत पहले हो चुकी थी, और काफ़ी सारी इसकी बातें आज भी सच नज़र आ रही हैं। दोस्तों, ओशो एक गजब के
मनुष्य थे, उन्होंने गजब का ज्ञान दिया। कई लोगों को समझ में आया, कई लोगों को समझ में नहीं आया, और बाद में अंत में वो अमेरिका गए और अमेरिका में उन्होंने अपना बहुत ही बड़ा एम्पायर बनाया। तो इस बीमारी के बारे में ओशो से किसी ने पूछा कि उस समय क्या था कि 70 के दशक में जो हैजा जैसी यही महामारी की ने पूरे देश में फैल चुकी थी, और तब अमेरिका में किसी ने ओशो से, रजनीश जी से प्रश्न किया कि इस महामारी से कैसे बचा जा सकता है। तो ओशो ने विस्तार से जो समझाया वो आज कोरोना के संबंध में एकदम ठीक बैठता है। तो ओशो ने यह जवाब दिया कि ये प्रश्न ही आप गलत पूछ रहे हैं। प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि महामारी के कारण मेरे मन में मरने का जो डर बैठ गया है उसके संबंध में कुछ कहिए। इस डर से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि वायरस से बचना तो बहुत आसान है, लेकिन डर जो आपके और आपके दुनिया के अधिकतर लोगों के भीतर बैठ चुका है उससे बचना बहुत मुश्किल है। अब इस महामारी से कम लोग, इसके डर से लोग ज्यादा मरेंगे, ये ओशो ने कहा। डर से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई भी वायरस नहीं है। इस डर को समझिए, अन्यथा मौत से पहले आप एक जिंदा लाश बन जाएंगे। ये जो भयावह माहौल आप देख रहे हैं, इसका वायरस आदि से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सामूहिक पागलपन है जो एक अंतराल में हमेशा आता रहता है। कारण बदलते रहते हैं, कभी सरकारों की प्रतिस्पर्धा होती है, कभी कच्चे तेल की कीमतें, कभी दो देशों की लड़ाई, और कभी जैविक हथियारों की टेस्टिंग। इस तरह का सामूहिक पागलपन समय समय पर प्रकट होता रहता है। व्यक्तिगत पागलपन की तरह कौमगत, राज्यगत, देशगत और वैश्विक पागलपन भी होता है। इसमें से बहुत से लोग या तो हमेशा के लिए विक्षिप्त हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। ऐसा पहले भी हजारों बार हुआ है। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ये हजारों बार पहले भी हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में युद्ध तोपों से नहीं बल्कि जैविक हथियारों से लड़े जाएंगे। तो मैं फिर कहता हूं, हर समस्या मूर्ख के लिए डर होती है और जो ज्ञानी होता है उसके लिए एक अवसर होता है। तो इसे अवसर समझिए, इसे डर मत समझिए। इस महामारी में आप घर बैठिए। देखिए, जो अभी बातें हो रही है ये बातें ओशो बहुत पहले कह चुके हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि ऐसी महामारी में घर पे बैठिए, आप डरिए मत। 15 दिन में करीब 30 पुस्तकें आप पढ़िए। जो मैं करता, जो ओशो ने कहा है कि मैं यही करता, मैं घर पे बैठता, 15 दिन में 30 पुस्तकें पढ़ता और एक पुस्तक लिख भी देता। इस महामंदी में उन्होंने कहा है कि अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए। ये अवसर 20-30 साल में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए पैसा बनाने के लिए सोचिए, क्योंकि बीमारी की बात करके वक्त बर्बाद मत कीजिए। ये भय और भीड़ का मनोविज्ञान सबके समझ में नहीं आता है। डर में रस लेना बंद करें। आमतौर पर हर आदमी डर में बहुत या थोड़ा रस लेता है, और अगर डरने में मजा नहीं आता है तो वो कुछ डरावनी पिक्चर्स को भी देखता है। यह सिर्फ एक सामूहिक पागलपन है जो अखबारों और टीवी के माध्यम से भीड़ को बेचा जा रहा है, ये उन्होंने कहा है। मतलब, और एक बात एकदम सच है, अभी भी वही बात हो रही है जो 50 साल पहले उन्होंने कहा था। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि सामूहिक पागलपन के क्षण में आपकी मालकियत छिन सकती है। आप महामारी से डरते हैं तो आप भीड़ का हिस्सा भी बन सकते हैं। ओशो कहते हैं, टीवी पर खबरें सुनना या अखबार पढ़ना बंद कर दें। ऐसा कोई भी वीडियो या न्यूज़ मत देखिए जिससे आपके भीतर कोई डर पैदा होता है। महामारी के बारे में बात करना बंद करो। डर भी एक तरह का आत्मसम्मोहन है। एक ही तरह के विचार को बार बार सोचने से शरीर में रासायनिक बदलाव आता है। ये उन्होंने बताया कि केमिकल चेंजेस आपके बॉडी में आते हैं अगर एक चीज को आप बार बार सोचते हैं, और ये केमिकल चेंजेस कभी कभी बहुत ही जहरीले, पॉइजनस हो सकते हैं और जो आपकी अंत में जान भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये एक लाइव एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत का भी, कि इस तरह की नेगेटिविटी, इस तरह के जो चेंजेस जो आए, जो उन्होंने इस तरह के केमिकल रिएक्शन जो उनकी बॉडी में हुआ है, शायद ये भी एक कारण हो सकता है सुसाइड का। तो हमें उस लिमिट तक नहीं पहुंचना है, उससे हमें बचना है। महामारी के अलावा भी बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान साधना से साधक के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव ओरा बन जाता है
और जो बाहर की नकारात्मक एनर्जी यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है उसको भीतर से प्रवेश नहीं करने देता है। अभी पूरी दुनिया की ऊर्जा नेगेटिव हो चुकी है, ये उन्होंने कहा था। ऐसे में आप कभी भी इस ब्लैक होल में गिर सकते हैं। ध्यान की नाव में बैठकर ही आप इस झंझावात से बच सकते हैं। शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, साधु संगत कीजिए, साधना कीजिए, विद्वानों से सीखे लीजिए। आप आहार का भी आप विशेष ध्यान रखिए। स्वच्छ जल यानी कि पानी गर्म पीजिएगा। अंतिम बात जो उन्होंने बताई है, उन्होंने कहा है कि धीरज रखिए, जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। जब तक मौत आ ही ना जाए तब तक उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और जो अपरिहार्य है उससे डरने का कोई अर्थ भी नहीं है। डर एक प्रकार की मूर्ता है। अगर किसी महामारी से अभी नहीं भी मरे तो भी एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा, और वो एक दिन कोई भी दिन हो सकता है। इसलिए विद्वानों की तरह जिए, भीड़ की तरह नहीं। तो दोस्तों, ये आपको प्रोग्राम कैसा लगा? ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और मुझे उम्मीद है कि ओशो ने जो बताया था, शायद डर के बारे में उन्होंने बताया है कि इस डर से हमें निकलकर पॉजिटिविटी में आना है, अपनी नेगेटिविटी को खत्म करना है और पॉजिटिव लाइफ में अपनी जिंदगी को लेना है, तभी शायद हम कुछ कर पाएंगे। तो ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, मुंबईचा मानुस और आदि कश्यप, ये आपको प्रसारण कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ये प्रोग्राम हम आपको मुंबई से, और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूं, इसके बाद एक कहानी, और उसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। दोस्तों, कविता कुछ इस प्रकार है कि अक्सर बहुत याद आते हैं जीवन में बिछड़ जाने वाले लोग। कुछ हमारी गलती से गुम हुए, कुछ चुपके से हमें छोड़ गए, फिर भी बेहिसाब याद आते हैं कुछ अपने से पराए लोग। काश यादों को मिटाने का भी कोई इल्म होता। बहुत तड़पाती हैं उनकी यादें जो दूर होकर भी दिल से दूर ना हुए। पता नहीं कहाँ होंगे अपनी यादें देकर दूर होने वाले लोग। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और ये कार्यक्रम मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। आपको आपके लिए जो मैं एक कहानी हमेशा सुनाता हूँ वो कहानी सुनाऊंगा, और उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, कितने मसरूफ हैं हम जिंदगी की कश्मकश में, कितने मसरूफ हैं हम जिंदगी की कश्मकश में, इबादत भी जल्दी करते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, मुंबईचा मानुस आदि कश्यप, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टाड़ी बातें, और मुझे उम्मीद है आड़ी टेढ़ी बातें आपको पसंद आ रही होगी। और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक कहानी, और ये कहानी भी आपको प्रेरक कहानी है, मोटिवेशनल स्टोरी है, और मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत दोस्तों कुछ इस प्रकार से होती है कि अफ्रीका महाद्वीप में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुत से हीरे प्राप्त हुए थे। अफ्रीका फेमस है हीरो के लिए। वहां के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरो की खान खोजकर अपने लिए पैसे अच्छे कमा लिए और बहुत अमीर हो गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपने खेत को ही बेच दिया और हीरो की खान की तलाश में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थानों को छान मारने के बाद भी उसे हीरो का कुछ पता नहीं चला। दोस्तों, समय गुजरने के साथ उसका मनोबल भी कमजोर हो गया, यानी कि मनोबल उसका गिरने लगा। जब उसे सफलता नहीं मिली तो उसका मनोबल गिरने लगा और उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता हुआ दिखाई देने लगा। वो इतना हताश हो गया कि उसके लिए जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य, जो उसने खेत खरीदा था उसके बीच में जो नदी बह रही थी उसमें जाता है और सहसा उसे नदी के पानी में एक इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता हुआ दिखाई देता है। उसने उसे ध्यान से देखा तो उसे दिखा कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और इन किरणों के कारण वो पत्थर चमक रहा है। तो किसान ने उस पत्थर को झुककर उठा लिया और उसे अपने घर पर ले आया। ये एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा
कि ये पत्थर सजावट में काम आएगा और उसे उसने अपने घर पर सजा दिया। कई दिन वो पत्थर उसके घर पर ही सजता रहा। एक दिन उसके घर पर उसका एक मित्र आया। उसने जब उस पत्थर को देखा तो उसका मित्र बड़ा हैरान हुआ। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो क्या? तो किसान ने जवाब दिया कि नहीं, मेरे लिए ये पत्थर है, चमकता है और ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो उसके दोस्त ने कहा कि मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरो में सबसे बड़ा हीरा है। उसके दोस्त ने यह कहा। दोनों खेत पहुंचे और वहां से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए, और उससे पहले किसान को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने मित्र को बताया कि ये पत्थर उसे उसकी जो जमीन है, जो खेत है, उसके बीच में जो नदी बह रही है उसमें से मिला था और उसी ने वहां से इस पत्थर को निकाला था। और इस तरह के वहां पे उम्मीद है कि और भी बहुत सारे पत्थर होंगे। तो दोनों खेत पर पहुंचे। उन्होंने कुछ नमूने के तौर पर कुछ पत्थर वहां से ले लिए और उसके बाद दोस्तों उन्होंने उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच की रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वो पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरो का भंडार था। वो उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरो की खदान थी। दोस्तों, उस खदान का नाम था किम्बरले डायमंड माइंस। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्ल्ड की सबसे कॉस्टलीस्ट और बेस्ट जो माइन है उसका नाम किम्बरले डायमंड माइंस है। और आज की डेट में अगर कोई सर्टिफिकेशन होता है किसी डायमंड का तो उसमें किम्बरले सर्टिफाइड डायमंड्स होते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अफ्रीका में है। और दूसरा किसान उस खदान की वजह से एकदम माला माल हो गया। पहला किसान जिसने अपना खेत दूसरे किसान को बेचा था वो दर दर भटकता रहा और अंत में उसने अपनी जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में ही उसके कदमों के तले थी। तो दोस्तों, हम इस कहानी से ये सीख मिलती है कि इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों के तले में थे, यानी कि उसके खुद के खेत में थे, लेकिन वो उन्हें नहीं पहचान पाया और उसकी खोज में वो भटकता रहा और उसने अपना खेत भी बेच दिया। लेकिन ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए कई बार अच्छे अवसरों की तलाश करते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते हैं जो हमारे आसपास छुपे रहते हैं। दोस्तों, जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है कि बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से अनवरत कार्य करने की सफलता निश्चित होती है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और अब मैं इस सभा को यहीं पर समाप्त करता हूं। और समाप्त करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कभी जी ना सके हम आज, आज के लिए बीत रही है जिंदगी, कल, आज और कल के लिए। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और अब इस सभा की यहीं पर समाप्ति करता है। मैं आपसे अनुमति लेता हूं और कल मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। और इस कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका प्रिय आरजे आदि कल आपके लिए लेकर आएगा एक नई सोच, नई कविता, नई कहानी, नए किस्से। और फिर मैं आपको यहीं पर समाप्त करने के लिए कहता हूं कि आपसे अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।